दोनों ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं योगेश चौहान आपको फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देने के लिए आया हूं और इसमें हम आज जो लेक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, क्या डेफिनेशन है, क्या इसका फॉर्मूला है और किस तरह से ये काम करता है, कहां कहां पे रेजिस्टेंस अपना काम में आता है। देखिए, रेजिस्टेंस का नाम से ही क्लियर है, रेजिस्टेंस का मतलब किसी तरह का अपोजिट फोर्स। यानी आप अगर बाइक पे चलते हैं तो और आप बाइक पे चल रहे हैं और सामने से एयर आ रही है तो एयर आपको रेजिस्ट कर रही है आगे मूवमेंट करने से। उसी तरह से आपका अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट में जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट होने की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं। ड्यू टू दैट कोलिजन क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो रेजिस्टेंस किसी तरह का अपोजिट फोर्स जनरेट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के मोशन में, तो उसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए, द अपोजिट फोर्स डेवलप इन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी तरह का अपोजिट फोर्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, उसे ही रेजिस्टेंस बोला जाता है। अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हम ओम्स लॉ से देख सकते हैं कि R इक्वल टू V अपॉन में I। और ये R आप लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया है कि R एक कांस्टेंट होता है जिसकी यूनिट हमने डिस्कस की थी कि ओम होती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने वो आता है कि ये कितने टाइप का होता है रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस बेसिकली हमारे पास दो टाइप के हैं फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब है, नाम से ही क्लियर है, जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो होगा ओमिक रेजिस्टेंस। देखिए, ओमिक रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा, अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ V और I के बीच में, अगर हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो करंट के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, जो कि हमारे को ग्राफ से दिख रहा है कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही है या पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ये ग्राफ भी इंक्रीमेंटल प्लॉट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहा है। अगर किसी पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो कि किसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या है, मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे वोल्टेज देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे और इसी पॉइंट पे हम करंट की वैल्यू देखेंगे। जब दोनों का रेशो हम लेंगे तो उस रेशो से हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ये है हमारा ओमिक रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ पे फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। देखिए, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब है वह कोई रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखिए, अभी हमने देखा कि वोल्टेज और करंट के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है, लेकिन कुछ सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ डायोड ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे जीनर डायोड, फोटो डायोड, ट्रांजिस्टर। ये हमारे नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे। तो ये जो हैं हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो वो रेजिस्टेंस जो होंगे वो हम नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहलाएंगे। तो इनका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं यानी प्रोपोर्शनलिटी कर्व नहीं आएगा, तो कुछ टाइम तक वो स्ट्रेट चलते हैं, उसका ग्राफ जो है स्ट्रेट आता है, उसके बाद वो एक कर्व की शेप ऑब्टेन कर लेता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो देख स्टूडेंट्स, हमने अभी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखा है, हमने इसके डेली लाइफ में देख लिया है कि डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हमारे लिए किस तरह से वर्क करता है। हमने इलेक्ट्रिक थ्योरी में भी देख लिया है कि रेजिस्टेंस हमारे लिए किस तरह से बिहेव करता है। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, और साथ में फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं। और इसके बाद हम इसके टाइप पढ़ चुके हैं, ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, और इसके ग्राफ को भी हम समझ चुके हैं, प्लॉट कर चुके हैं। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को किस तरह से कंबाइन किया जाता है, किस तरह से जोड़ा जाता है। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब कोई चीज एंड टू एंड, जैसे मान लीजिए ये इसका एक एंड है और ये इसका एंड है, जब हम किसी चीज को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2 और R3। इनको हमने सीरीज में कंबाइन कर दिया है और इसको
पावर देने के लिए या करंट देने के लिए हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक की है, ठीक है। और उस जब हम की को ऑन करेंगे तो अब इसमें से आई अमाउंट का करंट फ्लो होगा, आई अमाउंट का करंट फ्लो होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी यूनिट्स की। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम। अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो उसकी यूनिट होगी वोल्ट। जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो यूनिट होगी वो होगी आई। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो करंट की वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है। करंट की वैल्यू सेम रहती है, जो चेंज आता है वो आता है ड्यू टू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल के अंदर या फिर वोल्टेज के अंदर। तो देखिए यहां पे करंट की सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम रहती है और वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब हम डिराइव उसी चीज को करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास डिफरेंट क्या है, वोल्टेज है। तो आइए वोल्टेज के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें इंडिविजुअल पार्ट की कि इंडिविजुअल के अंदर वोल्टेज कितनी होगी, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं V1, V2 और V3, ये आपकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की वोल्टेज है। अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1 और V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। देखिए अक्रॉस दी एंड A एंड B, अक्रॉस दी एंड A एंड B कितना पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल हमारे पास V है और इंडिविजुअल पोटेंशियल इसके रेजिस्टेंसेस के इंडिविजुअल है। तो पोटेंशियल जो है वो क्या है, टोटल इक्विवेलेंट पोटेंशियल की बात करें तो वो कितना होगा, वो पोटेंशियल इन सबका सम होगा। तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा, V1, V2 एंड V3। जितने भी रेजिस्टेंसेस हमारे इसके अंदर कनेक्ट होंगे उतने ही रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, उतने उनके ही पोटेंशियल को उतना ही ऐड कर देंगे। अगर हम बात करें ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू हमारे पास होता है IR, तो हम इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1, IR2 एंड IR3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें हम I को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस हमारे साथ इसके अंदर एडअप होते जाएंगे। उसके बाद हम देखिए I तो इधर भी I है और लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा, जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा, जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो उन तीनों, जितने भी रेजिस्टेंसेस आपके ज्वाइंट हैं सर्किट में, उन सबके सम के इक्वल आएगा। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा, उन सबके सम के इक्वल आएगा। जब इसके सम के इक्वल आएगा तो हम इस सर्किट को कन्वर्ट करके इस फॉर्म में बना सकते हैं। जब हम इस फॉर्म में बनाएंगे तो हमारे पास देखिए R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R1, R2 एंड R3 का एडिशन A टू B और इसके साथ वोल्टेज V और की लगे हुई है। तो सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने देखा कि सभी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टू एंड कनेक्शन होंगे। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सारा का सारा वैल्यू है, इक्विवेलेंट की वैल्यू है, वो जनरली R1 प्लस R2 प्लस R3 के टर्म्स में आएगी। हमने देख लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने देखा कि कनेक्शन जो होता है वो क्या होता है, एंड टू एंड होता है। जब एंड टू एंड कनेक्शन होता है तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो चलिए अब हम इसी की तरह एक कदम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम पार्ट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए फर्क कुछ नहीं आएगा, जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हमने पढ़ा कि कनेक्शन जो है वो एंड टू एंड है, एंड टू एंड होने की वजह से करंट की वैल्यू क्या थी, सेम थी। यहां पर क्या होगा कि कनेक्शन जो है वो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब एक रेजिस्टेंस ये रहा और दूसरा रेजिस्टेंस बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में और पैरेलल में कनेक्टेड होगा और इसकी जो लाइन है वो क्या होगी, सेम लाइन होगी। तो देखिए हमारे इसमें क्या ध्यान देना है, हमें इस फर्क सिर्फ इतना देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम था क्या डिफरेंट था और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। तो इसी पे हम ध्यान देते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट रहेगा वो करंट डिफरेंट रहेगा,
वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा क्यों रहेगा, इसके लिए हम देखते हैं। देखिए इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने सर्किट के अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को चेंज किया है। वहां हमने एंड टू एंड किया था, अब यहां पे हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस R1 को, रेजिस्टेंस R2 को और रेजिस्टेंस R3 को एक दूसरे के पैरेलल में रख दिया है। जब एक दूसरे के पैरेलल में रखा है तो देखिए कनेक्शन जो है हमारा इस तरह का बना है, और जब इसमें से I अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे जो करंट है, इस पॉइंट पे करंट जो है A पॉइंट पे, वो डिवाइड हो रहा है तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इस वजह से इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पास जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I1, I2 एंड I3 रिस्पेक्टिवली। तो इसकी वजह से देखिए करंट की वैल्यू डिफरेंट है यहां पर I1, I2 और R3, लेकिन पॉइंट्स देखिए यहां पर करंट जाकर के वापस B पॉइंट पे क्या आता है, वापस मिल जाता है, वापस मैच हो जाता है। जब मैच हो जाता है तो देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे क्या है, वोल्टेज क्या है, सिर्फ इस पॉइंट में ही चेंज आएगी, इंडिविजुअल वोल्टेज चेंज नहीं आएगी, वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखिए जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में इसको कंट्रोल करने के लिए की यूज की थी, वहीं पे इन्हीं रेजिस्टेंसेस को या इसमें करंट के फ्लो को कंसिडर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास की है। तो देखिए मैंने पिछली बार आपको डिस्कस किया कि जो चीज हमारी डिफरेंट होती है हम डेरिवेशन में उसी पार्ट को लेकर आगे चलते हैं। तो इस पार्ट में भी हमारे पास देखिए डिफरेंट क्या है, यहां देखिए डिफरेंट है हमारे पास करंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो करंट की वैल्यू डिफरेंट है तो इसको हम लेके चलेंगे। तो आई अकॉर्डिंग देखिए I इज इक्वल टू टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I2 प्लस I3, ये क्या है हमारी करंट की वैल्यू होगी। वी नो दैट फ्रॉम द ओम्स लॉ कि V इज इक्वल टू होता है IR। तो यहां पर अगर हम बात करें कि I की वैल्यू क्या आएगी, I की वैल्यू आएगी V अपॉन में R, ठीक है, क्या आएगी, V अपॉन में R इक्विवेलेंट। अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए उसकी टर्म क्या बनेगी, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3, जो कि हमने यहां पे फॉर्मुलेट कर रखा है। I1 इज इक्वल टू VR1, V अपॉन में R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3। इन वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यहां पर इस इक्वेशन में जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास I इज इक्वल टू किन टर्म्स में बनता है, V हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे इन सब में, और I इज इक्वल टू बनेगा V 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, तो यहां तक हम देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के, इसमें करंट की वैल्यू ही क्या हो रही है, डिफरेंट है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, सेम है। तो वोल्टेज की वैल्यू सेम है, तो यहां पर हम जब फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, इसको हम पुट करेंगे यहां पर। जब I की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा V अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 और V अपॉन में R3। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने V को कॉमन लिया, इसको कॉमन लिया, तो देखिए इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, तो V से V हम क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, R इक्विवेलेंट बचेगा, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 और 1 अपॉन में R3। तो ये हमारे पास क्या बन गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू बन गई। देखिए हमारे पास ये सर्किट है, देखिए कॉम्प्लेक्स सर्किट है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, जैसे हमने पिछली बार किया। तो इसको देखिए रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सब का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, जो कि इस फॉर्मूले से हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से जब हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इसका, तो हम इसको इन R1 2 3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद R इक्विवेलेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, इस सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो सर्किट है R इक्विवेलेंट का वो कुछ इस तरह से बनेगा कि 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये अपना क्या है, टोटल R इक्विवेलेंट, और सर्किट जो है हमारे पास सिंपलीफाई फॉर्म के अंदर आ गया है। तो देखिए वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें, और ताकि सभी के पास ये पहुंच जाए, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ में बेल
आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे।